ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनी देओल का सादर नमस्कार। सेबी प्रमुख माधवी बुच ने सिंगापुर की अपनी इतनी अच्छी नौकरी और इतनी अच्छी कमाई वाली कंपनी छोड़कर सेबी का डायरेक्टर और बाद में अध्यक्ष बनना क्यों स्वीकार किया, यह अब चर्चाओं में आ रहा है। और निश्चित रूप से उनकी नियुक्ति के पीछे बहुत बड़े बड़े कारण अब निकलकर सामने आ रहे हैं। सेबी के अध्यक्ष को 3 लाख रुपए महीने की नौकरी मतलब वेतन मिलता है। साल में उन्हें 36 लाख रुपए करीब वेतन के रूप में मिलते हैं। जबकि जिन कंपनियों की वो जांच करती हैं, जिनको परमिशन देती हैं, उन कंपनियों के डायरेक्टर को और निदेशक को करोड़ों रुपए वार्षिक का पारिश्रमिक मिलता है। फिर ये पारिश्रमिक छोड़कर, सिंगापुर छोड़कर, अपना इतना अच्छा कैरियर छोड़कर उन्होंने सेबी का पहले डायरेक्टर बनना स्वीकार किया और उसके बाद वो अध्यक्ष बनी, जबकि कुल 3 लाख रुपए महीने की अधिकतम वेतन उन्हें मिल रहा है। तो इसके पीछे आखिर राज क्या है? अब तो राज खुल के सामने आ रहे हैं कि माधवी बुच को यहाँ पर भारत में सेबी का पूर्णकालिक डायरेक्टर बना के अडानी की सलाह पर लाया गया था। यह नाम सरकार को अडानी जी ने दिया था और सरकार ने अडानी की अनुशंसा पर सेबी प्रमुख माधवी बुच की नियुक्ति की थी। पहले वह पूर्णकालिक सदस्य बनाई नहीं और उन्हीं के दौर में सबसे ज़्यादा अडानी समूह की कंपनियों में निवेश आना शुरू हुआ। और इसमें ये कहा जा रहा है कि जो फॉरेन से निवेश आता था, ऑफशोर कंपनियों द्वारा जो निवेश आता था, उसकी अनदेखी करने के काम के लिए अडानी जी जो हैं सेबी प्रमुख को लाए थे। और अप्रत्यक्ष रूप से उनके पति और उनके बड़े भाई साहब जो हैं अडानी जी के, विनोद अडानी साहब, ये इस काम में जो कमाई हो रही थी उसमें मददगार बने हुए थे। तो सेबी प्रमुख की नियुक्ति जो हुई है और वो केंद्रीय कैबिनेट की जो कमेटी है उसने की है, और उसमें ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और गृह मंत्री अमित शाह उसके सदस्य होते हैं और उन्हीं के द्वारा ये नियुक्ति की गई है। बहुत सामान्य सी सोचने की बात है कि जहाँ सिंगापुर में रह के वो करोड़ों रुपए महीने की कमाई कर रही थी, वो इतनी छोटी सी वेतन के लिए अपना सिंगापुर का कैरियर छोड़ के क्यों वापस आई, और वो भी नौकरी कर रही हैं। ये नौकरी को लेकर अब नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं कि यदि उन्होंने अपना कैरियर भारत में बनाना था, भारत को लेकर यदि उनके मन में कोई सोच थी, सेवा थी, तो वो यहाँ पर अपना कारोबार शुरू करती, काम करती, कंसल्टिंग फर्म के काम को बढ़ाती और इसमें उन्हें करोड़ों रुपए वार्षिक की वैसी कमाई होती। फिर उन्होंने 36 लाख रुपए वार्षिक की कमाई वाला काम क्यों चुना? तो निश्चित रूप से जो अधिकार मिलते हैं और उन अधिकारों के कारण अप्रत्यक्ष रूप से जो उसका लाभ मिलता है वह वेतन के तुलना में हजारों गुना ज़्यादा होता है। और यही सेबी में हुआ है कि जो नियामक संस्था थी शेयर बाजार की, उस नियामक संस्था की प्रमुख बनकर और उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए कमाए होंगे और ये रिकॉर्ड में नहीं है। लेकिन यदि सामान्य सी भाषा में समझा जा सकता है कि यदि उन्होंने करोड़ों रुपए वार्षिक की अपनी कमाई छोड़कर 35-36 लाख रुपए की नौकरी सेबी प्रमुख बनकर और ज्वाइन की है, तो इसके पीछे कोई ना कोई उनका हिडन एजेंडा तो था। और इस हिडन एजेंडे के कारण ही वो सेबी प्रमुख बनी। और उनके कार्यकाल में 2018 से लेके और 2024 के बीच में जो शेयर बाजार में विदेशी निवेश हुआ है, और वो विदेशी निवेश उन कंपनियों के माध्यम से हुआ है जो टैक्स हेवन देशों में थी
और उसमें किसी तरीके से भारत से पैसा गया, फिर वही पैसा वापस आया, उनके सोर्स का कोई पता नहीं है। लेकिन सेबी ने उसका कभी कोई डिस्क्लोज नहीं किया कि ये पैसा किस माध्यम से कैसा आ रहा है। तो जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया गया था, ये पूरी दुनिया भर में लागू है, और ये काले धन के प्रवाह को रोकने के लिए और जो अवैध लेन देन होते हैं उन्हीं को रोकने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग कानून बनाया गया था। और इस पर सेबी को निगाह रखनी थी, जो सेबी ने नहीं रखी। और नहीं रखी तो किसके लिए नहीं रखी, तो उसमें अडानी साहब का नाम सामने आता है। अब धीरे धीरे करके परत दर परत हर चीज़ खुल के सामने आती जा रही है कि वो कभी भारतीय प्रशासनिक सेवा में नहीं थी, भारत से उनका कोई लेना देना नहीं था। वो एकाएक सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में एंट्री करती हैं, और वो भी इतने कम वेतन में, सिंगापुर जैसी लग्जरी लाइफ को छोड़ के और यहाँ भारत में आना और दिन भर में 18 घंटे 16 घंटे कागजों में से खपाना, ये कौन सी बात थी। जबकि उनका बिजनेस, उसके पहले उनका और उनके पति का बिजनेस और नौकरी वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। वह ICICI बैंक में भी थी, मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट में थी, काफ़ी बड़े पावर वहाँ पे भी उनके पास थे, तनख्वाह भी करोड़ों रुपए में थी। फिर ये छोड़कर और भारत आने की बात कहीं पछती नहीं है। और अब जो एक एक करके रहस्य उजागर होते चले जा रहे हैं, तो उसमें यही कहा जा रहा है कि अडानी समूह द्वारा रिकमेंडेड किया गया था उन्हें, और उसके आधार पर भारत सरकार ने पहली बार एक ऐसी महिला जो बैंकिंग से थी और उनकी कोई स्पेशलाइजेशन नहीं थी, वो बैंकिंग सेक्टर में जरूर उनकी स्पेशलाइजेशन थी, लेकिन सेबी जैसी नियामक संस्था की वो एकाएक पूर्णकालिक डायरेक्टर बना दी जाए, ये इसमें अब तक बड़ा गहराने लगा है। जिस तरीके से विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है कि उनसे इस्तीफा लिया जाए और JPC की जांच कराई जाए। JPC की अभी तक 4 जांचें पहले हो चुकी हैं, और जब तक ये जांच हुई है वो सरकार दोबारा रिपीट नहीं हुई है, ये रिकॉर्ड है। सबसे ज़्यादा JPC मतलब प्रधानमंत्री उनके कार्यकाल में, नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल में भी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में भी JPC का गठन हुआ, और मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में भी JPC का गठन हुआ। और JPC के गठन होने के बाद जिन आरोपों में JPC गठित की गई थी, उनकी जांच में लगभग सभी सरकारों को एक क्लीन चिट मिली थी। उसके ऊपर कोई अपराध ऐसा दायर नहीं हुआ था या किसी को सजा नहीं हुई थी। लेकिन जब JPC बनती है तो सारे सांसद हर विषय पर अपनी बात सामने लाते हैं, जो गड़बड़ियाँ होती हैं उन गड़बड़ियों को उजागर करने का काम करते हैं। इससे सरकार के मुखिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये भी सच है कि जिन जिन के कार्यकाल में JPC का गठन हुआ है, वह जब चुनाव हुए और वो चुनाव में पराजित हुए हैं। तो चाहे राजीव गांधी के कार्यकाल में भी JPC गठित हुई थी, उसके बाद राजीव गांधी रिपीट नहीं हुए। नरसिम्हा राव के कार्यकाल में गठित हुई थी, उनका भी फिर से वो रिपीट नहीं हुए 96 में। उसके बाद अटल बिहारी जी के कार्यकाल में JPC गठित हुई थी, उसमें फिर अटल बिहारी वाजपेयी भी 2004 का लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाए, और 2012 में या 11 में कभी मनमोहन सिंह के टाइम पे भी JPC का गठन हुआ था, और JPC की जांच हुई थी, उसमें उन्हें क्लीन चिट भी मिली थी। लेकिन सरकार 2014 की लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पूरी तरीके से पराजित हुई है। लेकिन माधवी बुच का अब ये जो कनेक्शन है वो धीरे धीरे सामने आ गया है कि उनकी अडानी समूह के साथ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था, और उसी इन्वॉल्वमेंट के कारण उन्होंने सेबी प्रमुख का पद स्वीकार किया। और पिछले 2018 से लेकर 2024 के 6 सालों में उन्होंने एक तरह से अडानी समूह के कोई भी वित्तीय लेन देन उसमें आँख मूंछ के रखी, और वो निर्बाध रूप से विदेशों से जो काला धन था
या जो टैक्स हेवन देशों से भारत पैसा आ रहा था और शेयर बाजार में निवेश हो रहा था, रिलायंस अडानी समूह की जो कंपनियों के शेयर की रेट के दाम लगातार बढ़ रहे थे और उन्होंने इसी बीच में सबसे ज़्यादा कर्ज भी बैंकों से लिया है। उनके शेयर की वैल्यू भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी है और उन्होंने भारत में पिछले 5-6 सालों में 7 सालों में बेतहाशा तरक्की की है और उस तरक्की के पीछे माधवी बुच का ही सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि नियामक संस्था को जो कार्रवाई करनी थी, जो निगाह रखनी थी, वो उन्होंने नहीं रखी। इस पूरे मामले में ईडी भी बड़ी तेज़ी के साथ एक्सपोज हुई है। केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय को जो स्पेशल अधिकार मिले थे वो इसी बात के लिए मिले थे कि जो ड्रग्स का व्यापार होता है, जो काले धन का एक जगह से दूसरी जगह आना जाना होता है, जो ऐसे सभी अवैध वित्तीय लेन देन के लिए केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय को जैसे अधिकार मिले हैं, वैसे दुनिया के बहुत सारे देशों में इसी तरीके की व्यवस्था है और वो एक ट्रैकिंग सिस्टम में ये पता लगाते हैं पैसा कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है, किसके पास गया। और अभी दिल्ली में जो शराब घोटाला में 100 करोड़ रुपए के आरोप में अरविंद केजरीवाल और मनोज सिसोदिया बंद थे, आंध्र प्रदेश की मुख्यमंत्री, तेलंगाना की मुख्यमंत्री की बहन जो कविता है वो बंद है। इन सब के बारे में ईडी ने बार बार ये कहा है कि हम इनके कोई पैसा कहाँ से आया, कैसे हुआ, क्या खर्च हुआ, हम उसकी जांच कर रहे हैं। तो इतने बड़े मामले में जब मानी अडानी समूह की जब कंपनियों में इतने बड़े पैमाने पर विदेशों से पैसा आ रहा था, तो इस पर ईडी ने क्या कार्रवाई की है, यह भी एक प्रश्न उत्पन्न होने लगा है। तो अब ये धीरे धीरे राज खुल रहा है कि प्रमुख पदों पर कैसे लोगों को रखा जाता था जो इन लोगों को फ़ायदा पहुंचाते थे और इनके फ़ायदे की कीमत में उन्हें क्या मिला है। अब इसका रहस्य उजागर होने का समय आ गया है और अब यह मामला ऐसा लगता नहीं है कि ये दबेगा, ये धीरे धीरे और आगे बढ़ता चला जाएगा और निश्चित रूप से माधवी बुच को इस्तीफा भी देना पड़ेगा और उन्हें इस्तीफा देने के बाद जेपीसी की जांच का सामना भी करना पड़ेगा। यह स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। नमस्कार।